country is in big trouble. I know. You're not winning. You're not winning this. You have a damn good chance of coming out okay because of us. You don't have the cards. You're buried there. Your people are dying. You're running low on soldiers. Listen, you're running low on soldiers. I think we've seen enough. लगभग 3 साल पहले शुरू हुए रूस यूक्रेन युद्ध के समाप्ति के बादल छटने ही वाले थे जब अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने मुलाकात की। अब मुलाकात के बीच में दोनों के बीच में जब चर्चा हुई तो चर्चा ने धीरे धीरे बढ़कर बहस का रूप ले लिया। जब बहस ज्यादा बढ़ गई तो समझौता टूट सा गया। जेलेंस्की वहां से उठकर चले गए और काफी समय डोनाल्ड ट्रंप ने उसके बाद उनसे मुलाकात नहीं की और वो निकलकर वापस आ गए। हालांकि जेलेंस्की का कई सारे और देशों ने, ब्रिटेन में और भी बहुत सारे देशों ने उनका समर्थन भी किया इस युद्ध को लेकर। लेकिन अब महत्वपूर्ण बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप क्या करेंगे, महत्वपूर्ण बात यह है कि रूस क्या करेगा और महत्वपूर्ण बात यह है कि अब यूक्रेन क्या करेगा। अब सोचने लायक बात यह भी आती है कि क्या यह युद्ध केवल आपसी सामंजस्य से रुक जाना चाहिए और अगर रुक जाना चाहिए तो तीनों महाशक्तियों ने इसके लिए पूर्ण रूप से प्रयास क्यों नहीं किया। क्या तीनों महाशक्तियां मिलकर अलग अलग तरीके से पूरी दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की तरफ धकेल रही है? क्या यह है या फिर रूस कहीं से भी अपने अभिमान से झुकने वाला नहीं है, ये कारण है, या फिर मीडिएटर की भूमिका निभा रहा है डोनाल्ड ट्रंप यानी कि अमेरिका, सही तरीके से दोनों के देशों के बीच में सामंजस्य नहीं बिठा पा रहा। ये सारी चीजें। और तीसरी बात है, अगर दूसरे दृष्टिकोण से देखा जाए तो क्या यूक्रेन भी अपनी हट छोड़ने को तैयार नहीं है? तो तीनों देशों में से कौन ज्यादा सही है, कौन ज्यादा इस युद्ध को रोकने के लिए प्रति समर्पित है? तीनों ही देशों में से कौन ज्यादा इस युद्ध को रोकने के प्रति समर्पित है? इस विषय में जानकारी करने के लिए हमने चर्चा की बरेली कॉलेज में राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर डॉक्टर नीलम से। आइए उनसे जानते हैं और उनसे इस पूरी जो तीनों देशों को लेकर उनकी सोच है, विचारधारा है और इस युद्ध को रोकने के प्रति जो उनकी संकल्प शक्ति है उस पर प्रकाश डालते हैं। तो बात करते हैं डॉक्टर नीलम से। यही कहूँगी कि ये कूटनीति का अच्छा चेहरा नहीं है जो भी मीडिया के सामने आया। देखिए, बंद कमरे में दो देशों के शासनाध्यक्षों के बीच क्या बात होती है, उसके बाद मीडिया के थ्रू हमें क्या पता चलता है, वो अलग बात होती है। लेकिन इस तरीके से सामने सामने मीडिया के इस तरीके दो देशों के शासनाध्यक्षों के बीच इस तरीके की बात आई तो ये इसमें कहा क्या जा सकता है, मतलब ये कूटनीति का विद्रूप रूप है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी, जो भी परिस्थितियां हैं, जो परिदृश्य है वो एक अलग चीज़ है, लेकिन फिर भी जब दो शासनाध्यक्षों के बीच बात हो रही है तो फिर कहीं ना कहीं जो मीडिया के सामने जिसे पूरा विश्व देख रहा है, खास करके ऐसे माहौल में जब एक युद्ध से पीड़ित देश एक कहना चाहिए एक शक्तिशाली राष्ट्राध्यक्ष के पास गया है किसी भी तरह के समझौतों की बात को लेकर के, और इस तरीके की चीज़ें सामने आए, हो सकता है चूक कहाँ से हुई, कैसे हुई, वो एक अलग बात है, लेकिन किस तरीके से जो बातों का वो बदला और आक्रामकता दिखी, आक्रामकता क्या एक अपमानजनक रवैया देखा, वो अच्छा नहीं कहा जाएगा। मतलब ये कूटनीति और जो एक मतलब जो दो उनके बीच बात होती है, एक गरिमामयी राष्ट्रपतियों के बीच बात होती है, वो एक अच्छा संदेश नहीं गया। देखिए, दूरगामी परिणाम में हम अभी से बहुत कुछ इसलिए नहीं कह सकते हैं क्योंकि ये बात तो तय है कि आगे 4-5 सालों में बहुत सारे समीकरण बदलेंगे, निसंदेह बदलेंगे, क्योंकि जो ट्रंप जी की पॉलिसी है, जो जिस तेवर के साथ वो आए, और हालांकि किसी भी विदेश नीति में सबसे पहला जो मोटिव होता है वो राष्ट्रहित ही होता है, किसी भी देश की विदेश नीति हो, नेशन फर्स्ट ही होता है। लेकिन जिस तरीके से ट्रंप ये अमेरिका फर्स्ट को लेकर के आया और उसके बाद उन्होंने बहुत सारी चीज़ें जो अप्रवासियों को इस तरीके बहुत सारी चीज़ें उन्होंने अपने तेवर दिखाने शुरू किए, तो ये बात तो तय है कि आगे के समीकरण बदलेंगे। भाई, अमेरिका रूस, जिसे हम शुरू से द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दो ध्रुव की तरह देखते थे कि दो महाशक्तियां हैं और विचारधारा के तौर पर ही नहीं अलग है, सारी चीज़ों पे तौर, मतलब पूरा विश्व एक तरह से उन दोनों विचारधाराओं में बंट गया था। और अब ये कहा जाता है कि अमेरिका और रूस कहीं ना कहीं करीब आ रहे हैं।
बहुत सारे समीकरण हो सकते हैं उसमें। यूरोपीय, उससे यूरोप जो अभी तक एक माना जाता था, अब वो नाटो को ख़त्म करने की बात कह रहे हैं, और यूरोपीय देशों में भी उन्होंने मतलब एक तरह से अलग वो कर लिया है रूस से करीब दिखने के लिए। तो समीकरण तो बदलेंगे, है ना। यूरोपियन जो यूनियन है उसमें क्या प्रभाव पड़ेगा, भारत के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, चाइना को कैसे एक कहना चाहिए कि जो एक बैलेंस ऑफ पावर है वो किस तरीके से होगा। तो समीकरण तो यकीनन बदलेंगे कहीं ना कहीं। जो ट्रंप की पॉलिसीज आ रही हैं, अमेरिका शक्तिशाली तो है ही, तो ये कुछ नहीं कहा जा सकता है कि अमेरिका और रूस के रिश्ते किस करवट बैठेंगे। चीन को वो काउंटर करने के लिए किस तरीके के रवैये को लेकर के आगे बढ़ेगा। जो ग्लोबल साउथ है, एक जो नया वो चल रहा है जिसे अब तीसरी दुनिया कह सकते हैं, तो उसमें भी भारत को वो किस तरीके से अपने साथ लेकर के चलेगा। तो कहीं ना कहीं आगे आने वाले 5-6 सालों में समीकरण तो बदलेंगे, यकीनन बदलेंगे। और उनके जो अपने हित हैं अमेरिका फर्स्ट को लेकर के, वो किस तरीके से आगे अपनी रणनीति तय करते हैं, ये वक्त बताए। हम लोग सिर्फ अभी कयास लगा सकते हैं, और हालांकि कुछ बदलते समीकरण देख भी रहे हैं। भारत के ऊपर किस तरीके से प्रभाव पड़ेगा। भारत वैसे भी शुरू से एक बैलेंस्ड वो लेकर के चल रहा है। रूस यूक्रेन का युद्ध हुआ, इसराइल का फिलिस्तीन और उसका हुआ, तो कहीं ना कहीं जो भारत का वो था, उसने अपने विदेश नीति में इस चीज़ को रखा है कि वो शांति को बढ़ावा तो देना चाहते हैं, और एक तटस्थता की नीति जिसको कहना चाहिए, तटस्थता भी नहीं, शांति के साथ जो है उन दोनों के आपसी मामले को लेकर के कि हाँ दोनों में शांति बनी रहे, इस तरीके को लेकर के आगे बढ़ा। और भारत के अपने राष्ट्रीय, उसका रूस से भी हमेशा रिश्ता रहा है, अमेरिका से भी उन्होंने अपने रिश्ते सही रखे हैं, यूरोपीय यूनियन से भी सही रखे हैं। अभी भी यूरोपीय यूनियन से उनके कई सारे समझौते होने जा रहे हैं। चीन से भी, हालांकि चीन और पाकिस्तान हम कहते हैं कि हमारे एक सनातन शत्रु की तरह हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हमारे व्यापारिक और आर्थिक रिश्ते उनसे बने हुए हैं। और जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं उनमें भी हमने अपनी, तो भारत एक मजबूत स्थिति में है। उसके पास बहुत सारी अपनी आर्थिक क्षमताएँ भी हैं, अपनी सॉफ्ट पावर भी है, अपनी राजनीतिक शक्तियाँ भी हैं। तो भारत जो है ना वो अपने उसमें, जैसे अमेरिका फर्स्ट को लेके चल रहा है, भारत के भी पास अमेरिका जैसे चैलेंजेस तो नहीं है, हो सकता है ना भी हो, लेकिन फिर भी भारत को कोई इग्नोर नहीं कर सकता है। और भारत की अपनी जो पॉलिसी है कि वो अपने राष्ट्रहित को देखते हुए सारी महाशक्तियों के साथ साथ सारे जो क्षेत्रीय संगठन है उनके साथ साथ अपने संबंधों को वो हमेशा सकारात्मक उसमें बढ़ाने की कोशिशें करता रहा है और करेगा। देखिए, जब रूस और यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ, उसके बाद इसराइल की परिस्थितियों में इसराइल का युद्ध शुरू हुआ, और उसमें कहीं ना कहीं कुछ ग्रुप्स में देश बटे उसमें से, तो ये तो माना ही गया कि हाँ तीसरा विश्व युद्ध कहीं ना कहीं से कुछ मतलब, चूँकि बहुत लंबा खिंच गया, तो तीसरा विश्व युद्ध जो है ये माना गया कि हाँ हो सकता है ना, या हो रहा है। और तो तीसरे विश्व युद्ध की तरफ तो हम बढ़ ही चुके हैं, ये माना जाना चाहिए कि तीसरे विश्व युद्ध की तरफ तो हम बढ़ ही रहे हैं, बढ़ चुके हैं। अब किस तरीके से, देखिए पहले जैसे युद्ध होते थे वैसे युद्ध तो अब होने नहीं है, क्योंकि टेक्नोलॉजी बदल गई है, युद्ध के तरीके बदल गए हैं। तो ये तो नहीं कह सकते कि हाँ पहले जैसे प्रथम विश्व युद्ध हुआ या द्वितीय विश्व युद्ध हुआ वैसे युद्ध होंगे, लेकिन हम तृतीय विश्व युद्ध की तरफ तो बढ़ ही चुके हैं, और छोटे छोटे ग्रुप उसमें तो युद्ध हो ही रहे हैं। और तीसरी शक्ति की जहाँ तक बात आप कह रहे हैं, तो प्रथम दो शक्तियों में हम अभी भी क्या रूस और अमेरिका या उनके जो फॉलोअर्स हैं उनको ही मान रहे हैं, ये कहीं ना कहीं सोचने की बात है। लेकिन अब समीकरण बदल रहे हैं, यदि अमेरिका रूस से करीबी रखना चाहता है तो तीसरी शक्ति के रूप में वो किसको देखना है, ये तो चीन को काउंटर कर रहा है। चीन भी बढ़ती हुई शक्ति है, उसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। यूरोपीय यूनियन के अधिकांश देश चीन पर निर्भर हैं, जो छोटे छोटे देश हैं वो भी चीन पर बहुत उनकी निर्भरता है। यदि हम ग्लोबल साउथ एक नया वो है उसमें देखें तो भारत भी उसमें एक मतलब एक बहुत प्रमुखता से एक मुखर देश है। लेकिन
बहुत सारे देश चीन पर निर्भर हैं और चीन को प्राथमिकता देते हैं, है ना। तो ब्रिक्स देशों में आप देख लीजिए, उसमें भी चीन पर काफ़ी निर्भरता है। चीन की बहुत सारी महत्वाकांक्षी योजनाओं का भी उस पर असर कहीं ना कहीं है। तो जो एक कहना चाहिए कि वैश्विक शक्तियां हैं, हम ये नहीं कह सकते कि अब 2 ही शक्तियां हैं, अब बहुत सारी शक्तियों के केंद्र हैं, अलग अलग तरीक़ों से हैं। अब वो किस किस तरफ से किस तरीके से करवट बदलते हैं। इस्लामिक देश हैं, उनकी एक अलग वो है, इस्लामिक देशों की भी अलग अलग खेमों में बटे हुए वो हैं। तो ये चीज़ें हैं और अमेरिका ने ये चीज़ बहुत स्पष्ट संदेश दिया है कि हम जो है कोई भी चीज़ मुफ्त नहीं मिल सकती है। मतलब आपको यदि हम सुरक्षा की गारंटी देंगे तो उसके बदले में कुछ लेंगे ना, तो या तो अपना अपना देखो जैसा है, और यदि हम सुरक्षा की गारंटी दे रहे हैं तो उसके बदले में उसके अपने हित हैं। तो यूक्रेन इस समय ऐसी कहना चाहिए कि ऐसी, जैसे नहीं कहते कि ना निगल सकते हो ना थूक सकते हैं, इस तरीके के उसमें है। हमलावर तो रूसी है ना। पहली चीज़ तो ये समझ में नहीं आता कि ये महाशक्तियाँ जो है महाशक्तियों जैसा बर्ताव क्यों नहीं करती हैं, है ना। कहीं भी युद्ध या आक्रमण हो जाते हैं, किसी भी देश में अशांति पैदा कर देते हैं, चाहे वो अफगानिस्तान हो, बांग्लादेश हो, कहीं ना कहीं महाशक्तियाँ इसके लिए जिम्मेदार हैं। भारत भी उससे छूता नहीं है। भारत में भी अपनी जो आंतरिक चुनौतियां हैं वो तो है ही, लेकिन बाहरी जो चुनौतियां हैं वो भी बहुत सारे देशों की क्रिएट की हुई होती हैं, और उनको कहना चाहिए पीछे से जो पुश करने वाले देश हैं उनमें बहुत सारे विकसित देशों का भी हाथ रहता है। तो किसी भी राष्ट्र को अस्थिर करने में मतलब महाशक्तियों का भी योगदान रहता है। तो इस परिस्थिति तो रूसी है, लेकिन यूक्रेन की भी गलती है ऐसा हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि कोई भी राष्ट्र अपने जो नागरिक हैं उनकी सुरक्षा को देखते हुए अपनी विदेश नीति में कूटनीतियों को अपना, कूटनीति विदेश नीति का एक पार्ट है, तो अपने देश की सुरक्षा को ध्यान में रख के वो नाटो देशों पर कब तक निर्भर रह सकता है। उसे ये सोचना चाहिए, भले ही उसके पास परमाणु शक्तियाँ हों, भले ही उसके पास बहुत सारी शक्तियाँ हैं, संसाधन भी बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन उन्हें वो कब तक करेगा किसी महाशक्ति के साथ लड़ने में ना। और कोई भी देश, भले ही यूरोपीय यूनियन हो, अमेरिका ने उससे अलग हो गए, भले ही बहुत सारे यूरोपीय देश उसके साथ अभी भी खड़े हैं, पर फिर भी वो उनसे कब तक सहायता ले सकता है। कि उन्हें सोचना चाहिए ये युद्ध इतना लंबा खिंच गया है, या तो रूस ने भी नहीं सोचा होगा इतना लंबा खिंचेगा, यूक्रेन ने खुद नहीं सोचा होगा इतना लंबा खिंचेगा, लेकिन अंततः यूक्रेन को ये सोचना चाहिए कि ये मेरी समस्या है और मुझे खुद हल करनी होगी। कोई भी देश कब तक मुझे आर्थिक सहायता, कब तक मुझे सैन्य सहायता, और बदले में मुझे उनके लिए क्या करना पड़ेगा। तो नुकसान तो उसके नागरिकों का ही है। नागरिकों ने तो बहुत जज्बे के साथ लड़ाई लड़ी, अपने राष्ट्र प्रेम के साथ लड़ाई लड़ी। हम लोग बहुत समय से टीवी में देख रहे हैं कि नहीं, लोग अपना घर बार छोड़ करके और जो शरण लिए हुए देश दूसरे देशों में थे वो भी आकर के लड़ाई में लड़े। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं यूक्रेन के राष्ट्राध्यक्ष को भी समझनी पड़ेगी। तो हम तीसरी शक्ति उभर के आ रही है ऐसा बहुत पूरी तरह से नहीं कह सकते हैं, क्योंकि हर राष्ट्र के अपने हित हैं। और अभी से इस व्यवहार के बाद हम अभी से ये नहीं कह सकते हैं पूरी तरह से कि यूरोपीय यूनियन एकदम से अमेरिका से अलग हो गया है, हम ये नहीं कह सकते हैं। अभी रूस के कितना करीब अमेरिका जा रहा है, उसके अपने क्या क्या हित हैं, चीन को किस तरीके से वो बैलेंस कर रहा है, भारत से क्या कैसे क्या उसका रवैया रहेगा, और यूरोपीय यूनियन को भी वो इग्नोर नहीं कर सकता है ना। ये हम अभी से भले ही कितना कह दें कि अमेरिका भारी पड़ेगा या यूरोपीय यूनियन भारी पड़ेगा, अभी से ये सब कुछ नहीं कहा जा सकता है। और यूरोपीय यूनियन में भी जितने देश हैं वो यूक्रेन की मदद लगातार कर रहे हैं, पर कब तक करेंगे ये यूक्रेन को सोचना पड़ेगा। कहीं ना कहीं तो शांति समझौता अंततः देखिए शांति होगी ही, युद्ध विराम होगा ही, लेकिन नुकसान कितना हो रहा है इस पर तो शांति प्रस्ताव जो लाया जा रहा है, लाने वाले हैं, उसमें कहीं ना कहीं दोनों में किस तरीके से बात की जाए कि यहाँ हम शांति की तरफ आगे बढ़ पाएँ। अमेरिका के पास लास्टली तो वो शांति प्रस्ताव लेकर के जा ही रहे हैं, तो उसमें किस तरीके से लेके, तो अभी से ये नहीं कह सकते कि नहीं अलग हो गई शक्तियाँ, अमेरिका अलग हो गया, यूरोपीय यूनियन एकदम अलग हो गया, पर हाँ अमेरिका आगे आने वाले सालों में अमेरिका फर्स्ट पे तो चलेगा। कि व्यक्ति की भूमिका होती है, और ये बात तो पूरे वैश्विक राजनीति में इस बात की चर्चा थी कि बाइडेन जी हैं और उसके बाद ट्रंप आएंगे तो चेंजेस किस तरीके से होंगे। बहुत सारे जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विशेषज्ञ हैं
उन्होंने ये बात है कि ट्रंप के आने के बाद ये परिवर्तन होंगे, तो कहीं ना कहीं व्यक्ति की अपनी विचारधारा होती है, व्यक्ति की अपनी प्राथमिकताएं होती हैं किसी भी राष्ट्रपति, किसी भी शक्तिशाली राष्ट्र के राष्ट्रपति के आने के बाद। और ट्रंप ने अपने चुनावी उसमें ही इन चीज़ों को तय कर दिया था। और ये देखिए एक चीज़ और है कि बाइडेन और ट्रंप में ये बात तो तय थी कि क्लैशेस जो है उनकी नीतियों को लेकर के हो रहे हैं। यूक्रेन को बाइडेन ने अपने जब 20 जनवरी तक का कार्यकाल था उनका, तो ट्रंप जीत चुके थे, उसके बाद जब तक उनका कार्यकाल रहा उस बीच उन्होंने यूक्रेन को एक मुश्त से बहुत सहायता दे दी, है ना। तो हथियार देना, सहायता देना, मुझे लगता है, देखिए यहाँ पर मैं एक चीज़ और कहूँगी कि यूक्रेन के राष्ट्रपति को ये सोचना चाहिए कि वो उन देशों के हथियारों को, जो अपने हथियारों को बेचना चाहते हैं हर देशों में और इसीलिए वो अशांति या स्थिरता पैदा करते हैं, उन हथियारों को उन्होंने एक्सपायर होने से बचा लिया, उनका यूज़ कर लिया, है ना। तो यूक्रेन के राष्ट्रपति को थोड़ा सा इन चीज़ों में सोचना चाहिए अपने देश के उसको देखते हुए। बाकी फिर मैं बैक उसमें आती हूँ। तो बाइडेन ने अपने उस कार्यकाल में, उस बीच के कार्यकाल में भी यूक्रेन को इतनी सहायता दे दी, है ना, क्योंकि उन्हें पता था कि ट्रंप के आते ही जो है कुछ ना कुछ मेरी नीतियों का जो है वो उसमें अनुसरण तो नहीं होना या उसी को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा, उसमें कुछ अलग ही होगा उससे। क्योंकि ट्रंप के उसमें तो शुरू से ही था कि वो युद्ध को रुकवाना चाहते हैं या शांति विराम करवाना चाहते हैं। तो ये चीज़ तो है कि एक राष्ट्रपति के साथ उनकी नीतियों को अलग बढ़ावा देना और दूसरे राष्ट्रपति ने फिर कि जब उन्हें पता है कि ट्रंप के एजेंडे में ये चीज़ें हैं, तो उन्होंने अपने रहते ही बहुत सारी चीज़ें उनको सहायता देना और इस तरीके से। और ट्रंप का थोड़ा सा जो भी आक्रामक व्यवहार कह लीजिए या बड़बोलापन भी कह लीजिए, ये तो सभी बड़बोलेपन को या एक कहना चाहिए कि अपने राष्ट्र के आगे या अपने आगे किसी को ना समझना, ये भी दिखाता है। तो भविष्य में वो किस तरफ जाएंगे, किसके साथ कैसे संबंध रखेंगे, ये हम मतलब ये तो लगा सकते हैं कि हाँ काफ़ी उथल पुथल होगी, पर अभी से बहुत एग्जैक्टली कुछ कह नहीं सकते कि किस तरीके से उस तरफ बढ़ेगा पूरा जो एक सिनेरियो है। पर अमेरिका फर्स्ट तो अपनी उसी अमेरिका फर्स्ट वाली उस पर तो चलेगा जब तक ट्रंप जी हैं। अमेरिका शक्तिशाली राष्ट्र है और शुरू से दिखाता रहा है, राष्ट्रपति उनके यहाँ कोई भी हो, आप शुरू से राष्ट्रपति देखें, लेकिन अमेरिका की यदि विदेश नीति को हम बहुत बारीकी से देखते हैं तो राष्ट्रपति के व्यवहार की बात छोड़ दें, लेकिन उनकी विदेश नीति में के एक जो कंटिन्यूटी है उसमें हम देखें तो वो निरंतरता हमेशा बनी हुई है कि उनकी विदेश नीति में अमेरिका प्रथम हमेशा से रहा है। वो युद्ध में सीधे हिस्सा नहीं लेता, वो लड़वाना चाहता है, लड़ाता है, अपने हथियार देता है। और इसको मैं इस तरीके से कह रही हूँ, देखिए अभी हम लोग ट्रंप और बाइडेन जो कि ताज़ा हाल के उदाहरण हैं, इनको हम इस तरीके से देखते हैं कि नहीं एक दूसरे की नीतियों का बहुत विरोध किया, दोनों अलग अलग पार्टीज से हैं, है ना, अलग अलग राजनीतिक दल हैं, दोनों की विचारधारा अलग हो सकती है। हम एक को राइटिस्ट कहते हैं, एक को हम कहते हैं कि हाँ दोनों अलग विचारधारा के हैं। लेकिन पहली चीज़ मैं यहाँ पे ये कहूँगी कि अमेरिका शुरू से ही अमेरिका फर्स्ट की उसमें चला है। उसने अपने आप को शक्तिशाली बनाने के लिए, शक्तिशाली दिखाने के लिए जिस तरीके से अपनी पावर को उसने वो किया है, तो वो जो है हम ये नहीं कह सकते कि नहीं सिर्फ इन दोनों राष्ट्राध्यक्षों के ही कारण ऐसा हुआ है। एक उदाहरण से मैं अपनी बात को थोड़ा सा रखूँगी। जब अफ़गानिस्तान में बीच में बहुत वहाँ पर अमेरिका की सेनाएं वापस आई वहाँ से, पहले तो अमेरिका की सेनाएं वहाँ पे थी, लेकिन रूस के बाद, पहले रूस वहाँ गया, रूस वहाँ पर वो नहीं उसका वो हो पाया एक तरह से जो जिस उद्देश्य से वो गया था। उसके बाद अमेरिका की सेनाएं वहाँ पे गई, लेकिन अमेरिका की सेनाओं को भी बुलाया गया। अफ़गानिस्तान में स्थिरता रही। अफ़गानिस्तान में किस तरीके का उत्पात हुआ, चाहे वो तालिबान ने किया या जैसे जो भी वहाँ की परिस्थितियाँ रहीं, तो यानी कि अमेरिका ने वहाँ पर अपनी सेनाएं भेजी। जब उसे लगा कि नहीं मेरी सेनाओं को या उसका मैं बहुत ज़्यादा वो नहीं कर सकता हूँ, नुकसान नहीं, तो यानी बाइडेन ने भी तो अमेरिका फर्स्ट की नीति अपनाई, अपने लोगों को, अपनी सेनाओं को वापस बुलाया, हथियार उन्होंने रखे। बाद में जो हथियार मिल रहे थे सब अमेरिकी हथियार ही, लोग कहते थे कि अमेरिकी हथियार है, तो हथियारों की तो सप्लाई उनकी रही, लेकिन अपने जो उनके कहना चाहिए संसाधन है, मानव संसाधन है, अपनी सेनाओं का संसाधन है, वो उन्होंने अपने पास रखा, वापस उनको बुलाया। तो बाइडेन भी अमेरिका को, कहीं ऐसा नहीं कि उन्होंने अमेरिका को सेकंड रखा या नेशन को उन्होंने बाद में रखा, अमेरिका फर्स्ट तो उनकी हर राष्ट्रपति में रहा है।
इस समय जो वैश्विक उसमें यदि यूरोपीय देशों की बात करें, इससे पहले भी मैंने ये बात कही, यूरोपीय देशों में इस समय जो परिस्थितियां हैं उसमें बहुत सारी परिस्थितियां खराब हो रही हैं जो वो अप्रवासियों के कारण हो रही हैं। पूरा ब्रिटेन चल रहा था, फ्रांस में ये चीज़ें देखी गई। आप देखिए चुनाव में, अब यदि मैं इस चीज़ को, तो कहीं ना कहीं ये माना गया कि ट्रंप के एजेंडे में अमेरिका फर्स्ट में इस समय अप्रवासियों को भारत करना, उनकी और भी सारी चीज़ों को प्राथमिकता में रहा, क्योंकि उन्होंने ये चीज़ देखी कि हाँ पूरा यूरोप जल रहा है इस उससे। भारत में ये समस्याएं हैं, लेकिन भारत तो सबके लिए एक बहुत सॉफ्ट टारगेट रहता है कि हर चीज़ में जो भारत में तो बहुत सॉफ्ट नीतियां हैं, भारत में बहुत तरह की और आंतरिक समस्याएं हैं, उनका फ़ायदा उठा करके हम इन चीज़ों को कर सकते हैं। लेकिन जो यूरोप के जो उदारवादी कानून कह लीजिए, कानून नहीं मतलब उदारवादी जो एक विचार है, उनका फ़ायदा उठा करके जो वहाँ पर एक चाहे वो लेफ्टिस्ट कह लें, चाहे वो जो हम ये कह रहे थे ना कि जो इस्लामिक बहुत वहाँ पर एक टेररिज्म बढ़ा या इस तरीके की घटनाएं जो होने लगी हैं, उसको अमेरिका ने देखते हुए उसे लगा कि अब यूरोपीय यूनियन जो इन घटनाओं पर ध्यान नहीं दे रहा है, उसने अमेरिका को बचाने के लिए इस तरीके की चीज़ों को किया। शायद यही वजह है कि ट्रंप की जीत हुई। नहीं तो ट्रंप के बड़बोलेपन पे उनकी जो छवि है वो पहले भी थी, उसको नकारा लोगों ने। जब वो चुनाव जीतने में, जब उनके समर्थकों ने, मतलब लोग, ये कहा जाता था कि लोकतंत्र का जो एक अगुवा बनता है अमेरिका, वहाँ पर भी अलोकतांत्रिक तरीके से चुनाव में किस तरीके से रिजल्ट को वो माना गया कि नहीं गलत है। तो मतलब अमेरिका ने ये देखा कि हमें यदि अमेरिका को बचाना है तो किस तरीके से अपनी नीतियों में परिवर्तन करना पड़ेगा। तो अभी भी अमेरिका फर्स्ट ही है। हाँ, राष्ट्राध्यक्षों के व्यवहार में, उनके बर्ताव में अंतर आ सकता है। ट्रंप की इन नीतियों को यदि वहाँ के लोगों ने समर्थन दिया है तो उनके शायद एजेंडों के कारण दिया होगा। उनका बर्ताव, उनका बिहेवियर कुछ भी हो सकता है, लेकिन अमेरिका अभी भी अपने आप को शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में देखता है, दिखाता है और बनाता रहता है। और उसको अपने बराबर के शक्तिशाली राष्ट्र बनने में जिन जिन राष्ट्र से खतरा है, वो उन्हें समय समय पर उनसे संबंध रखेगा, वैदेशिक, क्योंकि वो मजबूरियां हैं, विदेश नीति की मजबूरियां भी होती हैं, उनसे रखेगा। लेकिन समय समय पर वो उन्हें, जो आप कहते हैं ना, भारत को उसकी औकात दिखाना या चीन को उसकी औकात दिखाना, क्यों? क्योंकि वो इन्हें इग्नोर भी नहीं कर सकता है, जानता है कि ये एक सक्षम राष्ट्र हैं, चीन को वो इग्नोर नहीं कर सकता। लेकिन बैलेंस ऑफ पावर या वर्चस्व की जो वो है, वो हमेशा उसके प्राथमिकताओं में रही है, उसकी विदेश नीति का हिस्सा हमेशा से रही है। तो छवि धूमिल जैसा होना मैं नहीं मानती हूँ, या बाइडेन और ट्रंप में ये कहना कि नहीं एक अमेरिका फर्स्ट को नहीं रखते थे, ये ज़्यादा रख रहे हैं, ये रख रहे हैं, लेकिन इन्होंने उस समस्या को देखा है जिससे पूरा यूरोपीय यूनियन, मेलोनी के साथ तो इनके बहुत अच्छे संबंध हैं जो इटली के वो हैं, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ जो मैं आपको कह रही हूँ उससे कनेक्शन है। मुझे लगता है कि इस चीज़ से कहीं ना कहीं, क्योंकि वो भी उसी विचारधारा की है, जिसे हम कहते हैं कि मतलब एक राजनीतिक शब्दावली में हम दक्षिणपंथी विचारधारा मानते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये एक बड़ा उनके अंदर एक बड़ा पॉइंट है ये। अब यूक्रेन और रूस का युद्ध कब तक चलेगा ये बता पाना तो बेहद मुश्किल है, और अमेरिका इसमें क्या भूमिका निभाएगा ये भी समय बताएगा। लेकिन महत्वपूर्ण बात है कि भारत को क्या करना चाहिए। अभी हाल में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी जब ट्रंप से मिलकर आए तो उन्हें भी ट्रंप का रवैया कुछ अलग थलग लगा। इस बार ट्रंप कुछ अलग ही मूड में लगते हैं। लेकिन भारत को क्या चुपचाप बैठकर स्थितियों का आकलन करते रहना चाहिए, देखते रहना चाहिए? वैसे भी भारत चारों तरफ से घिरा हुआ है इन सभी महाशक्तियों से, तो कहीं ना कहीं हमारी भूमिका भी अभी तो फिलहाल तटस्थ की है। लेकिन आने वाले समय में ये घटनाएं क्या रुख लेंगी, स्थितियां क्या बदलेंगी, ये बता पाना भी थोड़ा मुश्किल है। लेकिन फिलहाल अभी वेट एंड वॉच की स्थिति बनी हुई है और हम लोग वही कर रहे हैं, भारत वही कर रहा है कहीं ना कहीं। लेकिन मैडम के जो अभी प्रोफेसर साहिबा ने बताई थी सारी चीज़ें, उससे ये बात तो साबित हो जाती है कि कहीं ना कहीं इस पूरी जद्दोजहद में कहीं ना कहीं राजनीति से हटकर कूटनीति बढ़ गई है। तो जब कूटनीति बढ़ जाती है तो देशों के बीच में क्या, लोगों के बीच में क्या, एक अलग ही सोच और एक विचारधारा बन जाती है। देखते हैं हम और आप इन पर निगाह डालते हैं, आने वाले समय में जो भी होगा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, तब हम बिल्कुल पूर्ण रूप से आपको बता पाएंगे कि आखिर इस पूरी घटना का निचोड़ क्या निकला। तब तक बने रहिए हमारे साथ, जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमें, और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।